हाँ बच्चों, देखो अभी तक हम लोगों ने जाना था कि लाइफ स्पॉन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइफ स्पॉन क्या होता है। ठीक, और लाइफ स्पॉन के बाद कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म का जनरेशन होता है, तो हम उसमें बताए थे दो मेथड, एक एसेक्सुअल मेथड, दूसरा सेक्सुअल मेथड। अब जब हम सेक्सुअल मेथड बताए थे तो उसमें हम बोले थे कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, और एसेक्सुअल जो मेथड होता है उसमें गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होता है। तो उसमें हम बोले थे कि ये आखिर में कैसे रिप्रोडक्शन करता था, तो हम बताए थे कई सारे मेथड के थ्रू। वहाँ पर सेक्सुअल में हम केवल एक ही मेथड बताए थे, गैमेटोजेनेसिस। लेकिन एसेक्सुअल में मेनी मेथड्स, तो मेनी मेथड्स में हम बताएंगे कि कौन कौन वो एक्चुअल में मेथड होता है। ठीक, तो उस एक्चुअल मेथड में पहला हम स्टार्ट करते हैं बडिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दो आता है, एक ईस्ट आता है और दूसरा आता है हाइड्रा। ठीक, ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल आता है कि बडिंग प्रोसेस में दो कंडीशन आता है, एक ईस्ट में देखने को मिलता है, एक हाइड्रा में। इसके अलावा भी कई सारे और एग्जांपल हैं, लेकिन हमें दो याद रखना है कि ईस्ट और हाइड्रा जो होता है वो बडिंग प्रोसेस से रीजनरेट होता है या नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो अब हम इसमें सिंपली ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक चीज याद रख लेना कि जब भी एसेक्सुअल मेथड होता है तो उस कंडीशन में, देखो एसेक्सुअल मेथड में मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। ठीक, मार्फोलॉजिकल और जेनेटिकल वेरिएशन इसमें नहीं देखने को मिलता। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म अगर एसेक्सुअल मेथड से प्रोड्यूस हो रहा है तो वो अपने पेरेंट की तरह दिखेगा, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं क्लोन। ठीक है, क्लोन मतलब होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। ठीक है, और जनरली एसेक्सुअल मेथड में यूनिपेरेंटल ऑक्युपाई होता है, जबकि सेक्सुअल मेथड में यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, बाईपेरेंटल भी हो सकता है। तो एसेक्सुअल में केवल सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जब हम बडिंग प्रोसेस को देखते हैं तो बडिंग में ईस्ट आता है, ईस्ट का सिंपल सा स्ट्रक्चर ये हम बनाते हैं। ठीक, और ईस्ट एक तरह का फंजाई है, तो इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा। ठीक, और इसके अलावा इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सभी पाए जाएंगे। तो वो हम नहीं बता रहे हैं कि इसमें ये साइटोप्लाज्म मान लो और ये न्यूक्लियस। तो जब ईस्ट अगर बडिंग प्रोसेस को फॉलो करता है तो होता क्या है कि ये अपने किसी भी एक पॉइंट से एक छोटा सा आउटग्रोथ रिलीज करेगा, रिलीज अ स्मॉल आउटग्रोथ। ठीक है, एक स्मॉल आउटग्रोथ को रिलीज करेगा। जब स्मॉल आउटग्रोथ को रिलीज करेगा तो उसी टाइम न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा। ये मान लो ईस्ट है। ठीक, तो ये छोटा सा एक आउटग्रोथ, जैसे सिंपल सा, तो लोग घर पर रहते हो, कभी झगड़ा हो जाए, किसी से झगड़ा होता है तो क्या करते हो, गुस्से में उसको किसी चीज से मार देते हो। मान लो उसके सर पर मारे, ठीक, सर पर अगर मारे तो होता क्या है कि अगर सर फटे ना तो वहां पर कुछ रीजन में एक छोटा सा आउटग्रोथ निकल जाता है।
ठीक, सेम वही कंडीशन इसमें होता है। ये क्या करता है कि किसी केमिकल कंडीशन या फिर स्ट्रेस कंडीशन या जैसा भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग ये फेवरेबल जनरली कंडीशन होता है। तो फेवरेबल कंडीशन में ये अपने एक बॉडी पार्ट से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकालता है। ठीक, अब जब आउटग्रोथ निकालता है तो उसी में क्या होता है, न्यूक्लियस भी ऐसे इसमें चला जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ठीक, अब होता क्या है कि सपोज करो जो छोटा सा मान लो किसी को मारे हो तो वो स्वेल हुआ है, जो अगर वो सपोज करो कि वो टूट कर गिरा और गिर कर एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग प्रोसेस। तो सेम, जैसे ऐसा मत करना कि नहीं सर बोले हैं कि हमारे अंदर से भी आउटग्रोथ हो सकता है या बडिंग प्रोसेस होता है, ये केवल ईस्ट काम बता रहे हैं। वो हम सिंपल सा एग्जांपल बता रहे हैं कि किसी को मार दिए, जो छोटा सा स्वेलिंग हुआ है, वो स्वेलिंग अगर टूट कर गिरे तो उससे तुम्हारे जैसा हूबहू कोई ऑर्गेनिज्म जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं बडिंग प्रोसेस। लेकिन ये केवल इसमें इन दोनों में वो एग्जाम्पल है, सच याद कर लो। ठीक, तो अब क्या होगा कि जैसे ये बडिंग आएगा तो यहाँ पर होता क्या है कि ये बडिंग ग्रो करेगा, ग्रो कर कर अपने साइज को इंक्रीज करेगा, ग्रो एंड साइज इंक्रीज। ठीक, ये साइज को बढ़ा लिया। ये साइज को बढ़ाया और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इसी जो ये पॉइंट है जहां से ये दोनों अटैच है, यहां से ये ब्रेक होगा। जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो बड रिलीज होगा। ये मेन पेरेंट्स है, यहां पर न्यूक्लियस है और एक छोटा सा यहां पर आ जाएगा बड। ठीक, इसी को हम कहते हैं बड कंडीशन। ठीक, तो ये बड क्या होगा, इससे सेपरेट होगा। जब ये सेपरेट होता है तो यहां पर एक छोटा सा स्कार होता है। स्कार मतलब जैसे चोट लगता है तो कोई ना कोई दाग लग जाता है, जैसे किसी जगह किसी पोर्शन पर बॉडी के चोट लग जाता है तो वहां पर एक दाग बन जाता है कि नहीं यहाँ पर चोट लगा। सेम उसी तरह इसमें भी होता है, एक छोटा सा चोट की तरह स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इससे एक पार्ट रिलीज हुआ, तो इसी को हम कहते हैं बड स्कार। ठीक, और जो ये न्यू बड है ये ग्रोथ करेगा, ग्रो एंड डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है बडिंग का। बडिंग में मतलब क्या होता है, अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि इन ईस्ट कंडीशन या इन फेवरेबल कंडीशन ईस्ट रिलीज अ स्मॉल आउटग्रोथ नोन एज बड। आफ्टर दिस आउटग्रोथ रिमूवल फ्रॉम पेरेंट चेन देन डेवलप एंड फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बड कंडीशन। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है। सेम उसी तरह ईस्ट में होता है, इसमें हाइड्रा में होता है। हाइड्रा का अगर स्ट्रक्चर देखो तो सिलेंड्रिकल शेप होता है और उस पर होल्ड फास्ट भी होता है, टेंटिकल्स भी होता है। तुम लोग 11th में पढ़े होंगे कि हाइड्रा का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो होता क्या है, ये अपने बॉडी पार्ट से एक टीनी हाइड्रा रिलीज करता है, इसी को कहते हैं टीनी हाइड्रा। ठीक, अब ये हाइड्रा, ये टीनी हाइड्रा ब्रेक करेगा, ब्रेक एंड डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म। ये टीनी हाइड्रा ब्रेक किया, ठीक है, और ये आगे चलकर ग्रोथ कर कर एक न्यू
हाइड्रा का जर्मिनेशन। ठीक, तो ये प्रोसेस कहलाता है बडिंग प्रोसेस। तो इतना याद रहेगा। अब देखो, इसका मेन पेरेंट और इसका मेन पेरेंट, ये जो बर्ड वाला डेवलप हुआ है न्यू ऑर्गेनिज्म में, ये न्यू ऑर्गेनिज्म और मेन पेरेंट देखोगे तो एक जैसे दिखेंगे। उसी तरह ये भी और ये भी आगे चलकर इसी के फॉर्म की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं क्लोन। क्लोन कहलाता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट की तरह दिखे, उसी को कहते हैं क्लोन। उसमें न तो मार्फोलॉजिकल चेंज हो, न तो उसमें जेनेटिक चेंजेस हो। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं क्लोन। और ये कंडीशन आता है बडिंग या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक, तो इतना याद रहेगा। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। फिजन में हम कल तुम लोगों को बताए कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट फिजन, दो होते हैं, एक मल्टीपल फिजन होता है और एक होता है बाइनरी फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन जो होता है इसमें तुम अमीबा को एग्जाम्पल मान सकते हो। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अमीबा कोई शेप नहीं होता है, किसी तरह बना दो, एक न्यूक्लियस नहीं होता है। हाँ, न्यूक्लियस इसमें होता है, प्रोटोजोअन्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसका कोई भी पार्ट अगर इसको कट करो तो जो जितने भी पार्ट होते हैं जिसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो आगे चलकर जर्मिनेट कर कई सारे अमीबा का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक, तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड मेनी सेगमेंट एंड ईच सेगमेंट डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। ठीक है, कि हर एक पार्ट अगर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है, उसका कई पार्ट में डिवीजन होता है और हर एक पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है, तो उसी को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। और ये फिजन इन रेगुलर शेप होता है, किसी भी प्लेन में होता है। कोई प्लेन नहीं डिसाइड होता है कि नहीं इसको ऊपर से नीचे काटें या लेफ्ट टू राइट काटें, किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है। तो ये कंडीशन कहता है मल्टीपल फिजन। लेकिन बाइनरी फिजन में होता क्या है, नाम से क्लियर होता है। बाइनरी मतलब होता है 2 और फिजन मतलब होता है डिवीजन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर दो ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जा रहा है तो उसी को कहते हैं बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल याद रख लेना तुम लोग, अमीबा हो गया, इसके अलावा पैरामीशियम हो गया, इसके अलावा यूग्लिना हो गया। ठीक है, ये सब एग्जांपल आते हैं बाइनरी फिजन में। अब अगर स्ट्रक्चर देखो तो सिंपली हम पैरामीशियम का देख रहे हैं। पैरामीशियम स्लीपर शेप का होता है, तुम्हारे एनसीईआरटी में बनाया है अमीबा का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, कई सारे इस पर सीलिया पाए जाते हैं। ठीक, अब इसी में न्यूक्लियस पाया जाता है दो, एक माइक्रो एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हम नहीं बना रहे हैं, सिंपली पैरामीशियम बना है। अब ये पैरामीशियम क्या करेगा, यहां से ट्रांसवर्स डिवीजन हो करेगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा और दोनों पार्ट डेवलप करेंगे एक स्मॉल पैरामीशियम। उसी तरह इसमें भी ठीक, ये एक स्मॉल और यही आगे चलकर ग्रोथ कर न्यू ऑर्गेनिज्म।
उसी तरह यूग्लिना का जब देखोगे तो यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होता है। इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गर एक स्मॉलर फ्लैजिला। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगा। यहां पर क्या हुआ था, ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। और ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कर कर न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा कुछ इस तरह से। पहले स्मॉल बनाएगा, दो, ठीक, और यही आगे चलकर ग्रोथ कर कर न्यू यूग्लिना का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका भी पेरेंट कैसा दिख रहा है, अपने इसका पेरेंट और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है वो भी कैसा दिख रहा है, अपने पेरेंट्स की तरह, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक, तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और डिवीजन के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, दो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, उसी को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक, तो इतना याद रहेगा। देखो मल्टीपल फ्यूजन में क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म कई सारे प्लेन में डिवाइड होता है और हर एक सेगमेंट या हर एक पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। लेकिन बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि पेरेंट सेल्स या पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू डिफरेंट पार्ट या टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो इतना लिख लेना। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। ठीक, तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसका एग्जांपल तुम्हें आता है, एक एग्जांपल याद रख लेना, स्पाइरोगायरा। ठीक है, या कह सकते हो जितने भी फिलामेंटस एलगी होते हैं वो सब किस में आते हैं, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो स्पाइरोगायरा हो गया, यूग्लिना, स्पाइरोगायरा हो गया, इसके अलावा ओडोगोनियम हो गया, इसके अलावा तुम लोग पढ़े होगे एक ये नॉस्टाक एनाबिना। तो ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं, फ्रेगमेंटेशन। लेकिन रीजनरेशन में दो एग्जाम्पल याद रख लेना, एक हाइड्रा और दूसरा याद रख लेना प्लेनेरिया लार्वा। ठीक है, दो एग्जाम्पल है, एक हाइड्रा और एक प्लेनेरिया। देखो तुम लोग ये कंफ्यूज मत होना कि अमीबा का सर आप दो एग्जाम्पल बताएं कि वो मल्टीपल फ्यूजन भी कर रहा है और बाइनरी फ्यूजन भी कर रहा है, और हाइड्रा का आप बता रहे हैं कि ये बडिंग भी कर रहा है और रीजनरेशन भी कर रहा है। तो देखो होता क्या है कि हो सकता है कोई कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म हो जो एक से अधिक प्रोसेस से फॉलो करे या एक से अधिक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करे। तो उसके बारे में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं एक ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल इस मेथड से कर रहा है तो वो हमेशा इसी मेथड से करेगा। अमीबा हो सकता है मल्टीपल फ्यूजन से, हो सकता है बाइनरी फ्यूजन से, वो डिपेंड करता है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है। उसी तरह बडिंग प्रोसेस भी दो तरह से हो सकता है, बडिंग प्रोसेस और रीजनरेशन हाइड्रा दो कंडीशन में शो कर, वो हो सकता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शो करे।
इन्वायरमेंट अगर फेवरेबल है तो जनरली वो बर्डिंग प्रोसेस से, अगर मान लो हाइड्रा को कोई तोड़ दिया तो वो रीजनरेशन प्रोसेस से फॉलो करे। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। स्पाइरोगाइरा का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस होता है और रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक, अब इसका क्लोरोप्लास्ट अगर देखो तो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे ही कई सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और इसमें हर एक फिलामेंट में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसे ही न्यूक्लियस पाया। होता क्या है जब ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करना। तो सपोज करो स्पाइरोगाइरा, सिंपली तुम लोग काई देखे हो घर पर या किसी टंकी में देखो तो उसमें काई स्ट्रक्चर आता है, काई दिखता है, उसी को हम स्पाइरोगाइरा करते हैं। ठीक, अब काई को किसी पार्ट से तोड़ दो। ठीक है, सपोज करो ये काई है, इसको यहाँ से तोड़े। ठीक, और तोड़ने के बाद ये क्या करेगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ये पार्ट हो गया, दूसरा ये स्ट्रक्चर हो गया, और तीसरा उसके नीचे हो गया। ठीक, ये 3 ऑर्गेनिज्म, हम इसमें न्यूक्लियस और ये रिबन से क्लोरोप्लास्ट को नहीं दिखा रहे हैं। ठीक, अब देखो होता क्या है कि जब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया तो अब ये शो करेगा 3 न्यू ऑर्गेनिज्म को, और बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये ग्रोथ करेगा और अपना कॉपी बनाएगा। ठीक है, या अपने शेप को इनलार्ज करेगा। तो ये ड्यूरिंग तो ये जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो डेवलप करेगा और फॉर्मेशन करेगा फिलामेंटस स्ट्रक्चर का। तो ये प्रोसेस आता है फ्रेगमेंटेशन। लेकिन जब रीजनरेशन की बात करते हैं तो प्लेनेरिया एक लार्वा है, इसका हम पहले देख ले रहे हैं। कुछ इस तरह का शेप होता है। ठीक, ये शेप है। अब क्या होगा कि मान लो इस प्लेनेरिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, और तीसरा पार्ट जो हो गया ये। ठीक, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब क्या होगा कि अगर रीजनरेशन प्रोसेस कर रहा है तो पहले ये क्या करेगा, अपने पूरे बॉडी को फिर से डेवलप करेगा।
ठीक है, ये पूरे बॉडी को फिर से डेवलप करेगा। ठीक, तो अब जब डेवलप कर लिया तो ये 3 न्यू ऑर्गेनिज्म में ठीक। उसी तरह अगर हाइड्रा को देखो तो हाइड्रा का भी स्ट्रक्चर हम बनाए थे कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट आ जाएगा तुम्हारा, ये कहलाता फुट, ये कहलाता है हेड पार्ट, और ये कहलाता है फुट पार्ट। ठीक, तो ये पहले हेड पार्ट ऊपर हम बना दे रहे हैं और फुट पार्ट को हम यहां बना। ठीक, जब ये हेड पार्ट और फुट पार्ट है तो ये पहले फुट बनाएगा और ये पहले हेड बनाएगा। और टेंटिकल। ठीक, तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये डिवाइड हुआ और डिवाइड कर कर न्यू ऑर्गेनिज्म तुरंत डेवलप कर लिया, लेकिन अगर ये डिवाइड हो रहा है तो पहले अटेन करेगा अपने पूरे होल बॉडी पार्ट को फॉर्म करेगा, तब जाकर न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलप करेगा। ये क्या कर रहा है, डिवाइड हुआ तुरंत न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हुआ, हर एक पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जब डिवाइड हो रहा है तो फर्स्ट अटेन होल बॉडी पार्ट या मिसिंग बॉडी पार्ट, फर्स्ट अटेन मिसिंग बॉडी पार्ट and then represent new organism। ठीक है, तो ये क्या किया कि जो पार्ट उसका मिस था पहले वो बनाया और बनाने के बाद वो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू ऑर्गेनिज्म को। तो ये प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन। तुम लोग छिपकली के पूंछ को देखे होगे, छिपकली का पूंछ रीजनरेशन प्रोसेस को फॉलो करता है, लेकिन कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं फॉलो करता। क्यों? क्योंकि छिपकली का जो पूंछ होता है केवल पूंछ पार्ट ही डेवलप कर पाता है, पूरे बॉडी पार्ट को नहीं डेवलप करता है। ऐसा नहीं कि उसका जैसे पूंछ टूटा और वो पूंछ रिप्रेजेंट कर रहा है एक न्यू ऑर्गन। ठीक, वो क्या करता है अपने पूंछ को तोड़ देता है, और तोड़ता इसलिए है कि उसका एक डिफेंस प्रोसेस है। जैसे कि मान लो कोई पकड़ने गया, वो क्या करेगा अपने पूंछ को तोड़ देगा, तो लोग क्या करेंगे उलझ जाएंगे उसके पूंछ के तरफ और वो भाग जाएगा। ठीक, तो उसका पूंछ जो है वो रीजनरेशन के प्रोसेस से फिर से बन जाएगा उसके बॉडी में, लेकिन पूंछ जो है केवल टेल जो पार्ट है वो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाएगा। तो ये प्रोसेस होता है रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन एसेक्सुअल में भी आता है और नॉर्मल फिजियोलॉजी भी है किसका, छिपकली का। ठीक है, लिजार्ड का। तो ये प्रोसेस कहलाता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में डिफरेंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पोर के फॉर्मेशन।